हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। अपन बात कर रहे थे दोस्तों थर्ड ग्रेड टीचर के लिए साइंस के अंतर्गत फिजिक्स वाला जो पोर्शन दे रखा है, फिजिक्स सब्जेक्ट का जो पोर्शन दे रखा है उसके ऊपर। और अपन बायोलॉजी के कोशिका के बारे में जो है अपन पढ़ चुके हैं। फिर अपन फिजिक्स के अंदर पहले अपन ने बात करी थी बल, गति और गति के नियम के बारे में। उसके बाद में अपना टॉपिक स्टार्ट हुआ था विद्युत धारा एवं परिपथ। फिर अपन ने बात करी ओम के नियम की, प्रतिरोधों के संयोजन की बात करी। विद्युत धारा के प्रभावों के अंतर्गत मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव के बारे में बता दिया था। आज मैं आपको तापीय और चुंबकीय प्रभाव के बारे में बता दिया था। आज मैं इस लेक्चर के अंदर आप लोगों को विद्युत धारा के जो रासायनिक प्रभाव है उसको बताने वाला हूँ। किसको बताने वाला हूँ? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को बताने वाला हूँ कि केमिकल इफेक्ट क्या होता है इस इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, उसके बाद में अपने ये टॉपिक जो है फिजिक्स का ये भी हो जाएगा कंप्लीट। अपन बल एवं गति और गति के नियम पढ़ चुके हैं। विद्युत धारा एवं परिपथ, ओम का नियम, प्रतिरोधों का संयोजन, विद्युत धारा के तापीय, रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव आज हो जाएंगे कंप्लीट। फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक इनमें से कोई एक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो आप अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डाल दीजिए। सबसे पहले रासायनिक प्रभाव यानी केमिकल इफेक्ट। ये अपने सेल वगैरह जो है उनको समझने में मदद करता है। तो रासायनिक प्रभाव क्या टॉपिक है अपने? रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये केमिकल इफेक्ट बेसिकली होता क्या है इसको समझने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं दोस्तों कि जो अपना शुद्ध जल होता है, जो अशुद्ध जल होता है ना अपने डिस्टिल्ड वाटर, वो कभी भी विद्युत का चालक नहीं होता है। शुद्ध जल जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। पहले ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे कि शुद्ध जल विद्युत का, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो जो अपने डिस्टिल्ड वाटर होता है जिससे अपने केमिस्ट्री के अंदर प्रयोगों में उपयोग में लाया जाता है, लैब्स जो बड़ी बड़ी होती है उनके अंदर, इसके अंदर कभी भी विद्युत का चालन नहीं हो सकता, विद्युत धारा इसमें से नहीं जा सकती है। तो क्या होता है कि जो अपन जनरली घर पे यूज करते हैं पानी, या जो भूमिगत जल होता है जो कुओं से, वेल, अपने बोरवेल से, इनसे निकाला जाता है, उस जल के अंदर क्या होते हैं? आयन होते हैं, लवण होते हैं, अम्ल होते हैं, सार होते हैं, ये सब घुले रहते हैं। उसकी वजह से आपका जो घोल है वो फिर विद्युत का क्या बन जाता है? सुचालक बन जाता है। तो आप लिखेंगे लेकिन जब जल में किसी धातु के लवण या अम्ल या सार, ठीक है, लवण, अम्ल, सार घुले रहते हैं तो ऐसा घोल विद्युत का सुचालक यानी कंडक्टर, गुड कंडक्टर, सुचालक हो जाता है। समझ में आ गई बात? क्या होता है जब अपने शुद्ध जल की बात की जाती है, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो तो कुचालक होगा क्योंकि उसके अंदर कोई आयन, लवण या कोई भी अम्ल सार नहीं होता है। लेकिन जो अपने जो जनरल जल होता है जिसको आप अपने घर पे सामान्य देखते हैं, या जो अपने आरओ किया हुआ पानी भी इसी के अंदर आएगा, ठीक है ना, वो भी शुद्ध जल नहीं होता है। तो ये सब जो है इसके अंदर क्या होते हैं? लवण, अम्ल, सार, इनकी मात्रा
नहीं इनकी मात्रा होने के कारण क्या होता है, ये जल जो है विद्युत का सुचालक हो जाता है। फिर जैसे ही अब इस घोल के अंदर, तो आप लिखेंगे ऐसे घोल में, ऐसे घोल, घोल यानी यही, ठीक है ना, ये जो अशुद्ध जल आप जिसे लिख सकते हो, तो ऐसे घोल जिससे विद्युत धारा यानी करंट, विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, प्रवाहित हो सकती है, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट, क्या, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। समझ में आ गई बात। तो ऐसा घोल जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, ऐसे घोल का नाम क्या होगा, विद्युत अपघट्य होगा। ठीक है, ये भी आगे काम आने वाले, इसलिए ये सब नाम याद रखते चलना। तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है विद्युत अपघट्य, जो विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। तो जैसे ही अपन जो है किसी भी लवण, सार या अम्ल के अंदर घुले हुए घोल में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो फिर उसका क्या होना स्टार्ट हो जाता है, विद्युत अपघटन हो जाता है। विद्युत अपघटन का मतलब है कि उस घोल के अंदर जो धनात्मक और ऋणात्मक आयन थे वो क्या हो जाते हैं, अपघटन हो जाता है, उनका डीकम्पोजिशन हो जाता है। तो आप लिखेंगे जब घोल का धनात्मक यानी पॉजिटिव व ऋणात्मक आयनों में अपघटन यानी डीकम्पोजिशन हो जाता है, तो इस घटना को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो रासायनिक प्रभाव क्या है, अब आपके समझ में आया होगा। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना जरूरी है कि शुद्ध जल जो होता है वो कुचालक होता है। उसके बाद में जो नॉर्मल अपना जल होता है जिसके अंदर लवण है, अम्ल है, सार मिले हुए होते हैं, तो वो विद्युत के सुचालक बन जाते हैं। और जब ऐसे विद्युत के सुचालक घोल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो फिर उसका क्या होता है, ये जो प्रवाहित की जाती है उस प्रोसेस को कहा जाता है विद्युत अपघट्य। और इस के अंदर क्या होता है कि जो घोल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव यानी धनात्मक और ऋणात्मक आयन उपस्थित है, उन आयनों का अपघटन होता है, डीकम्पोजिशन होता है। इस पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों का डीकम्पोजिशन होना उस घोल के अंदर, इस घटना को, इस फिनोमिना को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आप लिखेंगे जिस उपकरण में ये सब हो रहा है ना, जिस उपकरण में घोल का विद्युत अपघटन
होता है उसे वोल्टामीटर, क्या वोल्टामीटर कहते हैं। ठीक है, तो जिस उपकरण के अंदर, जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपके घोल का विद्युत अपघटन हो रहा है, उस पूरे इंस्ट्रूमेंट को, उस उपकरण को आप वोल्टामीटर कहते हो। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब इसमें एक बात और याद रखनी है कि जो आपके ये वोल्टामीटर है, इसके अंदर धारा के प्रवेश के लिए और धारा के निर्गमन या एग्जिस्टेंस के लिए जो है दो चालक लगे रहते हैं। ठीक है, उन चालकों को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो आप बेसिकली इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रोड किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोड की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि वोल्टामीटर में, वोल्टामीटर में थोड़ा सा पेन मोटा कर दो, वोल्टामीटर में धारा के प्रवेश यानी एंट्रेंस और निर्गमन यानी बाहर निकलने के लिए, एग्जिट करने के लिए दो चालक होते हैं। और ये जो चालक है, इन्हीं चालकों को अपन क्या नाम दे रहे हैं, इलेक्ट्रोड नाम दे रहे हैं। अब इसके अंदर भी दो होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। तो एनोड की अपन बात करेंगे। ठीक है, चलिए एनोड क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रोड जिससे होकर के आपके धारा वोल्टामीटर में पहुंचती है, उसका नाम होता है एनोड। ठीक है, तो धारा जिससे प्रवेश करे, समझ में आ गई बात। तो धारा जिससे प्रवेश करती है उसको अपन क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। और कैथोड का मतलब क्या है, तो कैथोड का मतलब है जिससे धारा बाहर निकले, क्या हो, धारा बाहर निकले। तो आप लिखेंगे धारा बाहर निकलती है। समझ में आ गई बात। तो एनोड से तो क्या होगा, धारा का अंदर आना होगा, यानी धारा अंदर आएगी। और कैथोड से क्या होगा, धारा बाहर जाएगी। समझ में आ गई बात। इसका मतलब वोल्टामीटर का जो धन इलेक्ट्रोड होता है उसे अपन कहते हैं क्या, इसको अपन नाम देते हैं धन इलेक्ट्रोड। क्या नाम देते हैं, धन इलेक्ट्रोड। तो धन इलेक्ट्रोड किसका नाम है, एनोड का। वोल्टामीटर का ये धन इलेक्ट्रोड है। ठीक है, और कैथोड किसका नाम है, तो वोल्टामीटर के ऋण इलेक्ट्रोड का, यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड का नाम है क्या, कैथोड। समझ में आ गई बात। तो देखिए एनोड का मतलब है क्या, जिससे धारा अंदर जाएगी, धारा प्रवेश करेगी, उसे कहा जाएगा एनोड। और उसे वोल्टामीटर का कहेंगे धन इलेक्ट्रोड। और कैथोड का मतलब है जिससे धारा बाहर निकलती है, और जिससे धारा बाहर निकलेगी उसे हम वोल्टामीटर का ऋण इलेक्ट्रोड कहते हैं। समझ में आ गई बात। चलिए अब आपके जब विद्युत अपघट्य के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है तो धनायन तो जाते हैं कैथोड की ओर और ऋणायन जाते हैं एनोड की ओर। ये पॉइंट आप लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, विद्युत अपघट्य में
लिखिए ये पॉइंट, विद्युत अपघट्य में धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा? विद्युत अपघट्य के अंदर जब आप धारा प्रवाहित करोगे करने पर धनायन यानी पॉजिटिव जो आयन्स है वो, ठीक है, धनायन कैथोड की ओर, किस तरफ? कैथोड की ओर, तथा ऋणायन कैथोड की ओर, और वो वाला आएगा और नहीं आएगा, और तथा ऋणायन एनोड की ओर, एनोड की ओर चलने लगते हैं, चलने लगते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो देखिए, आपको ये पूरा अभी मैं डायग्राम भी बनाकर बता दूंगा, पर आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि जो हमारा शुद्ध जल है वो तो कुचालक है। इसका मतलब अपन को लेना है अशुद्ध जल, ऐसा जल लेना है जिसके अंदर अम्ल, लवण, सार ये सब उपस्थित हो। इसके अंदर जैसे ही विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो इसके अंदर उपस्थित पॉजिटिव और नेगेटिव जो है आयन वो अपघटित होते हैं, अपघटन होता है, उनका डीकम्पोजिशन होता है। तो इस घटना को, इस फिनोमिना को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक प्रभाव कहते हैं। अब जिस उपकरण के अंदर ये पूरा आपका घोल रखा जाता है और विद्युत अपघटन करवाया जाता है उसे कहते हैं अपन वोल्टामीटर। इस वोल्टामीटर के अंदर आपकी जो विद्युत धारा पहुंचती है वो कोई ना कोई तो माध्यम होगा, कोई ना कोई तो पहुंचाने वाला चाहिए। तो पहुंचाने के लिए दो चालक लगे होते हैं, उन दोनों चालकों को अपन कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। तो जो आपका धारा को अंदर लेकर के जाता है, जिससे धारा वोल्टामीटर में प्रवेश करती है, उसे तो एनोड या धन इलेक्ट्रोड कहते हैं। और वोल्टामीटर से जो धारा को बाहर निकालता है उसे कहते हैं ऋण इलेक्ट्रोड या कैथोड। समझ में आ गई बात? फिर अपने पास में जैसे ही अपन ने उसके अंदर धारा को प्रवाहित किया तो क्या होगा? धारा के प्रवाहित होने पर धनायन जो होंगे उसके अंदर उपस्थित वो तो भागेंगे कैथोड की ओर, और जो ऋणायन उपस्थित होंगे वो सभी भागेंगे एनोड की ओर। और आपको ये भी पता होगा कि भाई पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव की तरफ, अपोजिट तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो वही होता है इसके अंदर। समझ में आ गई बात? यही है पूरा रासायनिक प्रभाव। मैं यहाँ डायग्राम बना करके आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये अपने पास में है एक क्या, पूरा वोल्टामीटर। इसके अंदर मान लो ये है अपना एनोड और ये एक है अपने पास में क्या, कैथोड। ठीक है, समझ में आ गई बात? एनोड का मतलब है धनायन, यानी ये होगी क्या, पॉजिटिव रॉड मान लीजिए। ठीक है, और ये है अपनी नेगेटिव रॉड। इनके नामकरण दे दो भाई। ये क्या है? ये है अपने कैथोड। क्या है ये? कैथोड है। और ये क्या है? ये है अपने एनोड। समझ में आ गई बात कैथोड एनोड की? अब इसके अंदर जो अपना लिक्विड भरा हुआ है, जो अपना घोल भरा हुआ है, वो घोल मान लीजिए यहाँ तक ऐसे भरा हुआ है। तो इस घोल के अंदर भी पहले अपन एक पानी पानी जैसा भर देते हैं। मान लो कि ये ऐसे घोल भरा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये ऐसे अपन ने घोल भर दिया। अब इस घोल के अंदर कॉमन सेंस है और सभी को पता होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं ना? पॉजिटिव नेगेटिव आयन होते हैं या नहीं होते? होते हैं। ठीक है, तो जो पॉजिटिव आयन होंगे कौन से वाले,
जो ये पॉजिटिव आयन होंगे वो तो इधर कैथोड के आकर के चिपकेंगे, और जो ये नेगेटिव आयन है ये सब आकर के चिपकेंगे किसके, इस एनोड के। समझ में आ गई बात। तो कैथोड के कौन चिपकेगा, पॉजिटिव आयन, और ये नेगेटिव आयन किसके चिपकेंगे, एनोड के चिपकेंगे। क्लियर हुआ, समझ में आ गई बात। तो ये है अपना विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। अब ये विद्युत धारा का जो रासायनिक प्रभाव है ये अपने को अपने द्वितीयक सेल या संचायक सेल यानी कि एक्यूमुलेटर या सेकेंडरी सेल के अंदर देखने को मिलता है। समझ में आ गई बात। तो आप लिख सकते हैं इसके अंदर कि संचायक सेल या द्वितीयक यानी सेकेंडरी सेल, इंग्लिश में कहते हैं संचायक का मतलब एक्यूमुलेटर और द्वितीयक सेल का मतलब होता है सेकेंडरी सेल। समझ में आ गई बात यहाँ तक की। चलिए, तो अब आप सभी लोग अपनी कॉपी के अंदर लिखेंगे कि ये जो संचायक सेल है इसका काम क्या होता है, या आप इस द्वितीयक जो अपनी सेल जिसे कह रहे हैं उसका क्या काम होता है। ठीक है, चलिए तो ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली इसके अंदर क्या होगा कि जब अपने संचायक सेल के अंदर विद्युत ऊर्जा को जो है रासायनिक ऊर्जा के रूप में क्या कर दिया जाता है, इकट्ठा करके रख दिया जाता है। किस रूप में रखा जाएगा, रासायनिक ऊर्जा के रूप में विद्युत ऊर्जा को रखा जाता है। फिर जैसे ही अपन सेल को क्या करते हैं, अपने किसी भी परिपथ के अंदर जोड़ते हैं, तो फिर वो सेल क्या होता है, अपने अंदर उस रासायनिक ऊर्जा जो उन्होंने स्टोर कर रखी थी उस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर परिवर्तित करता है धीरे धीरे। तो आप ये लिख सकते हैं कि संचायक सेल या द्वितीयक सेल के अंदर क्या होता है, तो रासायनिक विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित, ठीक है, संचित तथा परिपथ में जोड़ने पर रासायनिक ऊर्जा धीरे धीरे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। समझ में आ गई बात। और ये इतना धीरे प्रोसेस होता है कि आपने देखा होगा अपना सेल जो है लगभग कितना चलता है, अरे भाई 3-4 महीने तो चलता ही है ना, तो बस इतना सेल अपने चल जाता है। समझ में आ गई बात। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का आपको कोई डाउट होगा। क्लियर है ना। चलो अब देखिए, अपने बात करते हैं कि ये जो संचायक सेल होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। केवल नाम याद रखने हैं। संचायक सेल 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक होता है सीसा संचायक सेल, ठीक है। सीसा संचायक सेल का मतलब है लेड एक्यूमुलेटर सेल, और एक होता है क्षारीय संचायक सेल। क्षारीय संचायक सेल यानी कि एल्कालीन एक्यूमुलेटर सेल। समझ में आ गई बात। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। अब ये सीसा संचायक सेल क्या होता है,
और इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको जानने की कोई टेंशन नहीं लेनी है। केवल इतना याद रख सकते हो कि इसके अंदर क्या होता है कि आपके लेड मोनोऑक्साइड जो है उसके अंदर परिवर्तित जो होता है अपना लेड पर ऑक्साइड होता है उसको लेड मोनोऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है और फिर इसका यूज किया जाता है। समझ में आ गई बात। और जो आपका ये लो आप लिख ही लो, सीसा संचायक सेल के अंदर क्या करते हैं अपन, लेड पर ऑक्साइड, ये जो अपना लेड पर ऑक्साइड है इस लेड पर ऑक्साइड को किस में बदल दिया जाता है, लेड मोनोऑक्साइड में बदल दिया जाता है। क्लियर है? ठीक है ना, बस इतना याद रख लो, या आप इतना भी याद रख लोगे कि इसके अंदर लेड का यूज होता है तो आपके लिए सफिशिएंट है। और अपने जो ये सारे संचालक सेल है इसके अंदर क्या होगा, तो इसे इस सेल को एडिशन या निफे, क्या निफे यानी निकल और आयरन सेल भी कहते हैं, सेल भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो सारे संचायक सेल का ही दूसरा नाम होता है निफे सेल या आपका एडिशन सेल। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसका घोल यूज किया जाता है और फिर उस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को बाद में अपने एनोड के ऊपर जालीदार फ्रेम के अंदर लगा दिया जाता है और फिर वो धीरे धीरे निकल के चिल्लों में जमता है और लो ऑक्साइड बनता है। और इतना अपने प्रोसेस आपसे कोई पूछने वाला नहीं है तो आपको डरना नहीं है। ठीक है ना? चलो अब बात करते हैं अपने किसके बारे में दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि आपका ये जो सीसा संचायक सेल है और इस सारे संचायक सेल के अंदर क्या पूछा जाएगा, तो यही पूछा जा सकता है कि ये सेल जो है इनके अंदर क्या होता है। तो जो सीसा संचायक है उसके अंदर तो लेड मोनोऑक्साइड होता है और सारे संचायक के अंदर क्या होता है, निकल हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल होता है, जो मैंने आपको बता दिया। निकल और आयरन सेल भी इसको कहते हैं। तो यहाँ से आप समझ चुके होंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ये जो अपना विद्युत अपघटन होता है, ये जो इसका रासायनिक प्रभाव है, इसके कुछ उपयोग हैं वो आपको याद रखने हैं। तो आप लिखेंगे विद्युत अपघटन के उपयोग। ठीक है, यानी ये जो विद्युत अपघटन हो रहा है इसके उपयोग क्या क्या है, ये क्या क्या काम आता है। तो ये सबसे पहले तो अपने काम आता है धातु का निष्कर्षण करने में। क्या काम आता है, धातु का निष्कर्षण करने में, यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करने में। जो अपने पास में अशुद्ध रूप से अपन धातु निकालते हैं ना ज़मीन में से, उनका एक्सट्रैक्शन किया जाता है और शुद्ध धातु के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें भी विद्युत अपघटन का यूज होता है। फिर अपने एक इनका काम आता है विद्युत अपघटन से विश्लेषण किया जाता है, यानी एनालिसिस बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, किसका, तो इसमें जैसे कि आपके HCl है, HCN है, इनका जो है बनाया जाता है और इनका पता लगाया जाता है कि ये कैसे बने हैं, इनकी बनावट का पूरा प्रोसेस जाना जाता है। फिर तीसरा अपने आ जाता है इनका यूज विद्युत लेपन। किसमें, विद्युत लेपन या कलई करने में इनका यूज होता है, यानी इलेक्ट्रो प्लेटिंग के अंदर इनका यूज होता है। ठीक है, और चौथा अपने आ जाता है विद्युतीय संचयक के रूप में। किसमें, विद्युतीय संचक। और विद्युतीय संचक का मतलब है
इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर के रूप में भी इसका यूज किया जाता है और इसका उपयोग होता है विद्युतीय मुद्रण के अंदर। ठीक है, किस में यूज किया जाता है? विद्युतीय मुद्रण के अंदर, यानी इलेक्ट्रोटाइपिंग के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। और लास्ट इसका यूज है, इसका उपयोग अपन धातुओं के शुद्धिकरण में भी करते हैं। तो धातुओं का शुद्धिकरण करने में, ठीक है, क्या करने में? धातुओं का शुद्धिकरण करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि तांबे का जब इस माध्यम से शुद्धिकरण किया जाता है तो 99.99% तक जो है शुद्ध तांबा प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो मुझे लगता है आप सभी लोगों को यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी होगी और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कहीं पर भी इसके अंदर किसी प्रकार का कोई डाउट होगा, है ना। तो ये था अपना क्या, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ये क्या था दोस्तों? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव था, जो आप सभी लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब अपन बात करते हैं अपने आज के सिलेबस में। मैंने बता दिया था आप लोगों को कि क्या क्या पढ़ना है, तो अपन ने जो चीज़ें अपने सिलेबस में दे रखी थी वो पूरी कर ली है। ठीक है ना। तो अब अपने जो है नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट किया जाए वो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, तो अपन उसी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अब अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट किया जाए कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।